तो हम डिस्कस करेंगे इंडिया और रशिया को, मतलब हमें भारत और रशिया के बीच में जितने भी, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे है रिलेशंस, या डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर हम बात करें, या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, या फिर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम किसी कंट्री के साथ जो है वो फॉरेन रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हर फ्रंट पर जो है वो पढ़ो। सबसे पहले जो है वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बनाओ कि क्या जो है वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस कंट्री के साथ रह रहा है। मैंने आज फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनना एक बार इसको, कि अगर दो कंट्रीज के बीच में हम रिलेशंस को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ो। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने के बाद जो है आप जाओ कि प्रेजेंट टाइम पे या प्रेजेंटली अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो उसको जो है वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि जो है वो हम एक इंट्रोडक्शन में और अच्छा पॉइंट बना सके। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ लेते हैं, या फिर हम पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं और फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ऐड करते हैं, तो इसमें आपके पास प्रेजेंट स्टेटस या प्रेजेंट जिस तरह से हमारा जो रिलेशनशिप है उस कंट्री के साथ वो हमें पता होना चाहिए। यहां पर आप कोई भी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। और अभी जो है वो रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है बहुत बड़ी। उन्होंने कहा है कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री है, भारत एक सुपर पावर है। किसी ने पढ़ी थी ये स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में? सर एक्चुअली भी मुझे रिसर्च में पता चला कि मतलब ये काफी हेल्प करेगा इंडिया को अगर परमानेंट यूएनएससी में चाहिए तो हाँ, इसलिए तो इवन पुतिन ने ये कहा कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी एक सुपर पावर बन गया है वर्ल्ड की, तो ये जो है वो यूएनएससी के लिए भी हमें हेल्प करेगा। तो आप प्रेजेंट बताओ, फिर उसके बाद आप अपने जो पॉइंट्स है उनको डिवाइड कर दो 3 से 4 मेन हेड्स में। सबसे पहला आ गया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में जनरली हम इंक्लूड करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को, जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है। इसको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहो कि हम अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स को हमें अपने माइंड में रखना है। देन उसके बाद आप बता सकते हैं डिफेंस को। डिफेंस में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो सबसे पहला हो गया कि डिफेंस में जो एक्सरसाइजेज हो रही है, जो किसी ने नहीं बताई आज, कल तो फिर भी बताई थी, आज तो किसी ने भी नाम नहीं लिया। डिफेंस एक्सरसाइजेज को साथ में कवर कर सकते हैं, और साथ में आपके पास बताना है कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कितनी है, हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस ओके, S-400 कौन भूल गया, S-400 को मेंशन करना भूल गए। आई एम डिफेंस सॉरी सर, एक्सरसाइजेज। इग्ला एस को भी भूल गए। हाँ जी। आई एम सॉरी सर, मैं इग्ला एस को भी भूल गया। इग्ला S-20 जो अभी 24 हमने मिसाइल जिनसे हाँ, हैंड हेल्ड मिसाइल की थी, वो वो भी नहीं क्यों मेंशन भूल किया गए मैंने फिर? तो। वो पे बाद में शीट लेकर जाना ना, उन सर को बोला कि सर ये ऐड करनी सर है। सॉरी सर, ऑल ऑफ सडन फंबल शुरू होगा फिर तो मैं पूरा ही हाँ, टेम्पो खो भाई दिया। सब कुछ होगा वहां एग्जाम में बैठोगे जब, ये ट्रू फैक्ट है। दोबारा शीट नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, डिफेंस हो गया, फिर उसके बाद आप डिप्लोमेटिक बता सकते हो या स्ट्रेटेजिक बता सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, लाइक ब्रिक्स, लाइक एससीओ। एससीओ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना ने पाकिस्तान की एंट्री करवाई थी तो इंडिया ने जो है वो, सॉरी, रशिया ने इंडिया की एंट्री करवाई थी। इंडिया और चाहे पाकिस्तान दोनों एससीओ के मेंबर कौन से ईयर में बने थे? 2017। 2017, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। इसके बाद एक और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया की है, वो सेंट्रल CISTU है शायद, इसका कंप्लीट मुझे पता नहीं। सेंट्रल जो आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ है, कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर है एक तरह से। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी एग्रीमेंट, CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ठीक है, जो USSR के पुराने कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर जो है वो ये बनाई थी, ठीक है, टू टारगेट नाटो। तो ये फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद भारत की तरफ चलते हैं कि ये पॉइंट्स हमें हर नॉर्मल कंट्री के साथ जो है वो पढ़ने हैं, हर एक कंट्री के साथ हमें पता होने चाहिए। इसमें आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते हैं। जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना यहां पर हम सोसाइटी को भी लिंक कर रहे हैं। कल्चर और सोसाइटी यानी कि कॉमन पीपल कनेक्टिविटी, तो इस चीज को आप बता सकते हैं यहां पर, ये आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऐड करो, तो मैम ने बहुत अच्छी शुरुआत करी आज, और काफी इंप्रूवमेंट भी है मैम, ऐसा नहीं है। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताया तो मैम ने रशियन रेवोल्यूशन को बताया, जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था,
और इसका इम्पैक्ट हमारे नेशनलिज्म, जो हमारा इंडिपेंडेंट जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए या फिर नेशनलिज्म, उसमें किस तरह से हेल्प किया। ठीक है, फिर यहां पर आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, और वो आपने अच्छी कोशिश भी की, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम आजाद हुए 1947 में, तो कहीं ना कहीं हमने रशिया के साथ जो है वो थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना दिए थे, हमने थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिए रशिया के साथ, लेकिन हम जो है वो ये फुली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि रशिया की तरफ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, डायरेक्ट हमें नहीं ये क्लियर था। लेकिन भारत ने क्या किया उस टाइम पे, क्योंकि हमारा फोकस तो ये था कि संविधान में क्या क्या अच्छा है रशिया के, वर्ल्ड के, कि वर्ल्ड के संविधानों में जितने भी कंट्रीज है उनके संविधान में जो जो अच्छा है हमें वो चाहिए। सबसे पहले हमें खुद के लिए पहले कानून बनाने हैं, हमारा पहला टारगेट तो यही था। तो हमने 1950 में 5 ईयर प्लान सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया था यूएसएसआर से। इस चीज को हम ऐड कर सकते हैं, रशिया से लिया है 5 ईयर प्लान सिस्टम, इस चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद जो हमारे और रशिया के बीच में जो रिलेशंस है, ठीक है, देखो क्योंकि हमें पता है कोल्ड वॉर लग गई थी, और कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने नाम को जो है वो चूज किया था नाम, और ये हमने कल भी पढ़ा था कि इंडिया ने जो है वो नाम को अडॉप्ट किया था, नाम की तरफ इवन नाम इन्होंने बनाया भी था, भारत भी जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। और इसका मतलब हो गया कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, हम जो है वो यूएस की तरफ नहीं है, हम क्या फॉलो रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अभी क्या है, इंडिया को ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला चैलेंज तो इंडो सिनो वॉर है, इंडो सिनो वॉर का मतलब हो गया इंडिया चाइना की लड़ाई। ठीक है, सेकंड उसके बाद इंडो पाक वॉर। अब इंडो पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रखी है, एक तो 1948 की है, उसके बाद 65, तो ये चैलेंजेस हमारे पास लगातार बने हुए थे, और 1971 लगातार लड़ाई थी। और कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमें हेल्प मिलेगी यूएसए से, लेकिन यूएसए टर्न टूवर्ड पाकिस्तान, जो उनका इंटरेस्ट था वो पाकिस्तान में ज्यादा था, क्योंकि वो काउंटर करना चाहते थे रशिया को, और उसके लिए उनके पास एक चाइना ऑप्शन में था और एक पाकिस्तान ऑप्शन में था। तो चाइना जो अपने आप राइज कर रहा था थोड़ा बहुत, और पाकिस्तान एक ऐसा ऑप्शन था जिसको मदद की जरूरत थी। तो जो आपका यूएस था वो एक तरह से जो वो प्रो पाकिस्तान बनने की कोशिश, बनना अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहता था, यूएस आपका यूएसए सिर्फ, ये ध्यान में रखना। तो उस टाइम पे मुश्किल हो रही थी, तो भारत के पास ऑप्शन नहीं था, और ऊपर से हम जो है वो बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश की जो फ्रीडम स्ट्रगल वाली वॉर थी उसको भी जो है वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। अभी उस टाइम पे हमारे पास एक ऑप्शन था, वो था रशिया। तो 1971 में हमने क्या किया, हमने रशिया से दोस्ती करी, और ये ऐसी दोस्ती थी जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस दोस्ती में दोनों के इंटरेस्ट को इक्वली प्रमोट किया गया। और उस टाइम पे रशिया ने हमें डिफेंस प्रोवाइड किया, रशिया ने हमें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट किया। तो अगर पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए यूएसए आता, तो हमारी सपोर्ट के लिए रशिया खड़ा था हमारे साथ, तो दैट मीन्स फिर रशिया और यूएसए वर्सेस हो जाता, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो रशिया जो आपका क्या होगा, यूएसए जो है वो न्यूट्रल हो गया, यूएसए भी चला गया, और इंडिया रशिया की वजह से यूएस बाहर चला गया, और इजिली जो आपका जो है वो बांग्लादेश बन गया। ये फेज है पूरी की पूरी 1971 की। उसके बाद क्या होता है, हमारे रिलेशंस यूएस की सैंक्शंस का शिकार हो जाते हैं, यूएस जो है वो सैंक्शंस इंपोज करना शुरू कर देता है हमारे ऊपर, तो जिसकी वजह से हम रशिया की तरफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं पूरा, थोड़े चैलेंजेस हम फेस करते हैं, और साथ में हम जो है वो बिजी हो जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। और कहानी कुछ ऐसी है कि 1974 में, ये जो मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूं ना, ये सैंक्शंस का एग्जांपल है 1974 में, जब हमने जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कोई बताएगा कि जो हमने फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा सर। स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो इसको आप एज एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड में रखना स्माइलिंग बुद्धा। तो इसकी वजह से जो है वो यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, तो रशिया भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा था इस टाइम पे। तो देन उसके बाद क्या हुआ, 1999 1998 में एक कंट्री और आई बीच में, वो थी फ्रांस। ये फ्रांस यूरोप से आई, तो दैट मींस यूरोप की अदर पावर्स ने कुछ नहीं कहा, फ्रांस ने ये बोला कि सिविल यूज के लिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, करो न्यूक्लियर टेस्ट।
न्यूक्लियर के लिए एनर्जी, न्यूक्लियर को जो इक्विपमेंट्स थे वो फ्रांस ने प्रोवाइड करे और भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया सेकंड। इसका नाम क्या था? यहां जो ऑपरेशन हो रखा है उसका नाम क्या था? शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। यस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमने ऑपरेशन कर दिया यहाँ पे, तो दैट मीन्स वो सैंक्शंस जो लगे थे पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर उसके बाद 2000 में दोबारा से क्या होता है कि इंडिया और रशिया जो है वो एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, बहुत घनिष्ठ। फिर यहाँ पर वो जो है वो ट्रीटी साइन करते हैं, मतलब जो हमारी पहले जो ट्रीटी थी उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, कि अब जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो भारत और रशिया के बीच में शुरू होती है, एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसमें हमने जो है वो फोकस किया पॉलिटिकल कोलैबोरेशन पे। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, हमने जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर बात करनी शुरू करी, फिर हमने सिक्योरिटी लेवल पर बात करनी शुरू करी कि दो जो है वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। फिर हमने डिफेंस की बात करनी शुरू करी, रशिया ने बोला कि ठीक है न्यूक्लियर टेस्ट आपने कर लिया लेकिन अब ना और इक्विपमेंट्स भी लो, और इक्विपमेंट्स भी बनाओ, ठीक है, मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करो और साथ में हमसे भी लो। रशिया ने ये नहीं कहा कि यूएस की तरह कि आप सिर्फ हमसे ही खरीदो, रशिया ने कहा कि आप अपना भी बनाओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। ठीक है, ट्रेड हम जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में प्रमोट होने लगा। और उसके बाद इकोनॉमी, और सेकंड जो इसमें एक एस्पेक्ट आता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये पॉइंट्स फिर से दोबारा आ गए, तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी कंट्री को पढ़ोगे तो इस तरह से जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जो आप अपना फर्स्ट में शुरू में एक्सप्लेन करोगे अपने जब डिस्कशन राउंड में, तो आप इस तरह से अपने पॉइंट्स को बता सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जब यहां पर कवर हो गया तो आपके पास डाटा होना चाहिए एग्जैक्ट, कि पॉलिटिकल क्या है, सिक्योरिटी के टाइम पे क्या है, डिफेंस में क्या बात कर रहे हैं, ट्रेड में क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या चल रहा है, और साइंस एंड टेक में भी। तो उसके बाद दोनों ने जो है वो एक तरह से जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करी कि हमारे बीच में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, सबसे पहले तो एक ईयर फिक्स किया 2025, 2025 से एक ईयर फिक्स किया और ये कहा कि जो आपकी बाइलेटरल ट्रेड है, हमारी, वो अप्रोक्सीमेटली टारगेट रहेगा कि हमें उसको $30 बिलियन तक लेकर जाना है। ये एक एवरेज टारगेट रखा गया था बिल्कुल, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 50 बिलियन से ऊपर चली गई, वो और ज्यादा अच्छी हो गई। तो मतलब इसका होगा कि हमने अच्छे जो है वो प्रमोट किया। देन उसके बाद डिफेंस की बात करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना समझ सकते हैं। फिर डिफेंस में जो है वो आपको क्लियरली बताना है कि सबसे पहले तो आर्मी एक्सरसाइजेज कौन सी है, रशिया और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेज हो रही है, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। S-400 के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मोस जो मिसाइल बना रहे हैं, ठीक है, ये ब्रह्मोस जो है वो मेक इन इंडिया है। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्र और मोस्को रिवर हो गया, दो रिवर्स के नाम पर ये बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, ये पॉइंट हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो एक्सरसाइज होती है इंदिरा, ये एक्सरसाइज के नाम जो है वो याद रखना, इंडिया और रशिया, ठीक है, ये भी हमें हेल्प करेगी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारे को जो है वो यहाँ पर जो है वो रशिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इवन जो क्लीन एनर्जी के सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से रशिया के पास, या बात करें या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रशिया जो है वो नेचुरल गैस और नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है रशिया के पास, तो रशिया को कोई कमी नहीं है। तो भारत के लिए एक ये पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हमें हेल्प करेगा, और दोनों के बीच में जो है वो कोलैबोरेशन भी चल रखी है। और इसके रिगार्डिंग जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में मैम ने बताया, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, और वो भारत का लार्जेस्ट है, तो उसका नाम हम याद कर सकते हैं। और साथ में जब आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो आपको एक जो है वो कुंदन कुलम, एक जो है वो आपका जो है वो पावर पॉइंट, सॉरी, आपका जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आया, लेकिन आप और भी बता सकते हैं साथ में, तो और जो है वो आप साथ में पढ़ सकते हैं, जितने भी जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको साथ में पढ़ सकते हैं। उसका ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट, जिसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर स्पेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। स्पेस में मैम ने सीधा क्लियर बताया कि गगनयान, ठीक है, गगनयान गुड है, अच्छा एग्जाम्पल है गगनयान के बारे में, ठीक है, गगनयान। और साथ में आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो आप बता सकते हैं कि 1984 में जब हमने अपना स्पेस सिस्टम, जब हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना शुरू किया था, तो उस टाइम पे हमारे जो रशिया, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है हमें।
और इवन लाइक इंडिया के जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये मैंने मेंशन भी कर रखा है सारा कुछ, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। फिर उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट्स में भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। इवन अगर हम बात करें कारगिल के टाइम पे, जब कारगिल वॉर हुई थी, तो उस टाइम पे यूएसए ने हमें जो है वो सैटेलाइट्स लोकेशन देने से मना कर दिया था। तो भारत ने उसके बाद अपनी सैटेलाइट्स बनाई, तो नेविगेशन के लिए भारत ने उस पर बहुत काम किया और सपोर्ट किया रशिया ने। बायलेटरल ट्रेड, अगर हम बात करें कि बायलेटरल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी हमारी बायलेटरल ट्रेड है, तो वो एक आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इंक्रीज करना था हमारा टारगेट तो 30 बिलियन तक की, हमें 2025 तक इसको इंक्रीज करना है, इतना तो हमें कम से कम चाहिए। और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो आपका कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी जो है वो दोनों कंट्रीज जो है वो काम कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो लैंड रूट सेंट्रल एशिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हम रशिया के साथ और यूरोप के साथ। दूसरा मैरीटाइम विजन, यहां पर मैरीटाइम एस्पेक्ट को भी जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सी रूट के थ्रू भी इसमें हम जो है वो पॉइंट को जो बता सकते हैं कि चेन्नई से जो है वो हम रशिया की जो बड़ी सिटीज़ है, ठीक है, जो पोर्ट सिटीज़ है, वहां पर हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जिस तरह से जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर जब भी चली है, तो उस केस में जो है वो रशिया से जो क्रूड ऑयल है वो हमें बहुत सस्ते लेवल पर, सस्ते प्राइसेस पर, बहुत सस्ते लेवल पर मिल रहा है, तो वो हमारे लिए जो है वो प्लस पॉइंट है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स और एससीओ को हम मेंशन कर सकते हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स, ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसमें क्लियर होना चाहिए एससीओ में कितने मेंबर्स है, कितना जीडीपी शेयर है, ब्रिक्स में कितने मेंबर्स है, कितना जीडीपी शेयर है, कितनी पॉपुलेशन का शेयर है, ये भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से जो है वो रशियन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो सपोर्ट करता है, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो रिफॉर्म्स के लिए सपोर्ट करता है रशिया अभी। ये एक पॉइंट हो गया। साथ में कश्मीर इशू, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, कश्मीर इशू में भी जो है वो रशिया जो है वो भारत को सपोर्ट करता है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। कल्चरल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है ना, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होता है कि हमारा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यूएसए रहती है, तो रशिया फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहती है। तो इसमें रशिया कोशिश करता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पर जो है वो पढ़ने के लिए बुलाया जाए। देन उसके बाद चैलेंजेस भी है कुछ, जब हम एक आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें चैलेंजेस को भी मेंशन करना होता है। तो चैलेंजेस में हम बता सकते हैं कि क्या क्या जो है वो चैलेंजेस है। तो सबसे पहला तो यही है कि इंडिया वर्सेस जो चाइना चल रखा है, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स है, और चाइना और जो आपका रशिया है, इन दोनों की तो दोस्ती अच्छी है, क्योंकि यूएस को टारगेट करने के लिए जो है वो रशिया चाइना दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास इंडिया वर्सेस चाइना, हमारे बॉर्डर इश्यूज जो है वो भी स्टिल एक्टिव है, चले हैं, ये एक चैलेंज हो गया। सेकंड, उसके बाद जैसे इंडिया न्यूट्रल हो जाता है, फॉर एग्जांपल है कि इंडिया ने यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो ये कहावत है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा वॉर रुक गई, ये एक बहुत लाइक एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन टारगेट है वो यही समझना है कि जब रशिया गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद यूक्रेन भी गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है, हम इसको समझ सकते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस है हमारा, ट्रेड इम्बैलेंस है हमारा रशिया के साथ, तो ये एक पॉइंट रहता है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। एनर्जी डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भारत का जो न्यूट्रल नेचर है वो एक चैलेंज रहता है, ठीक है, ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। और साथ में अभी क्या है, वेस्टर्न सैंक्शंस को हम एक तरह से अपने माइंड में रख सकते हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद दूसरा, हमारा एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो उसमें डॉलर का शेयर ज़्यादा है, और वहीं हम दूसरी साइड बात कर रहे हैं कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। तो ये दोनों एक तरह से एक दूसरे को काउंटर करते हैं टारगेट, एक तरफ हमारे को डॉलर चाहिए, दूसरी तरफ हम लोकल करेंसीज में अगर ट्रेड करने की बात करें तो वो एक रहेगा इशू। और सेकंड जो यहाँ पर एक अनदर पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो ये कि जिस तरह से ट्रंप जीता है अभी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तो उस केस में जो है वो हमारे यूएस के साथ रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो भी एक एस्पेक्ट आता है। तो अगर हम एक तरफ हम रशिया से भी दोस्ती कर रहे हैं, दूसरी साइड हम यूएस की तरफ भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है।
अब इसका सोल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन में सबसे पहला तो यही है कि भारत को जो है वो अपने ओन इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। सबसे पहले हमारे खुद के इंटरेस्ट को जो है वो हमें सबसे पहले अपने माइंड में रखना है। देन उसके बाद हमें टारगेट रखना है कि हम जो है वो पीस की साइड पे है। वी आर इन साइड ऑफ पीस। जहां पर शांति होगी वहीं हम जो है वो रहेंगे। भारत ये कहता है कि हम जो है वो शांति को सपोर्ट करते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो मिशंस है उसमें जो है वो भारत भी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बोथ भारत की आर्मी भी वहां पे कंट्रीब्यूशन देती है और भारत जो है वो फाइनेंशियली भी जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। सोल्यूशन में जो है वो हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, वो है कि हमें जो है वो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमें जो है वो पीपल टू पीपल कनेक्शन को प्रमोट करना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल बन सकता है टूरिज्म। टूरिज्म इसका एग्जाम्पल बन सकता है। और साथ में टूरिज्म के साथ में जो एग्जाम्पल बन सकता है, ये टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन में हम एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं मेडिकल टूरिज्म को। मेडिकल टूरिज्म को जो है वो हम यहाँ पर साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में जो यहाँ पर एक आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे कॉमन चैलेंजेस है, लाइक फॉर एग्जांपल भारत परेशान है टेररिज्म से इस टाइम पे। हमारे यहाँ पर टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा इशू चल रखा है और उसमें जो है वो हमारी रशिया प्रॉपर हेल्प कर रहा है। तो ये एक टारगेट कॉमन जो है वो इशू है जिसको एड्रेस किया जा सकता है ग्लोबल लेवल पर। तो इसके लिए कोलैबोरेशन और कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये तीनों सीज जो है वो हमें हेल्प करेंगे। इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बेटर रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए हमें जो हमारे हिस्टोरिक, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे इंडिया एंड रशिया को जो है वो और अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए जो हमारे हिस्टोरिक टाइज है उनको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म या कंसेप्ट अगर हम और बात करें, वेलफेयर ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो है वो हमें एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी को जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए पीस, स्टेबिलिटी और नॉन इंटरफेरेंस पर, कि हमें जो है वो इंटरनल मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर ही नहीं करना है। इस तरह से जो है वो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं एट द एंड। ठीक है, और एक दो पॉइंट और इसमें याद कर लेना, जैसा स्विफ्ट सिस्टम हो गया कि जो यूएस ने क्या किया था जब यूक्रेन वॉर लगी, तो रशिया को जो है वो जो यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है उससे बाहर कर दिया। इस तरह के कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना जो रशिया भी अभी प्रेजेंट टाइम में चैलेंजेस फेस कर रहा है और भारत उनके लिए जो है वो ऑप्शन हो सकता है। तो ये हम जो है वो अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर।